A very good morning student, this is Nalini Singh and today we are going to learn functional organization. In previous video we have learned about organization characteristics, objective and importance. Now we are going to learn divisional and functional organization. So functional organization को पढ़ने से पहले you should know इसको पहले फंक्शन बेसिस पे डिवाइडेशन किया जाता है. साथ ही साथ ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो कि बहुत बड़े लार्ज प्रोडक्शन होता है या फिर किसी भी बिजनेस या एंटरप्राइज का साइज़ लार्ज होता है, वहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग से. So the meaning of functional organization, functional structure of organization meaning grouping together the entire work into various department. तो हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका कि हम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड कर रहे हैं. So interesting these department or to experience a specialized according to the nature of the work. तो जिस भी नेचर का जैसा भी वर्क है उसको उस डिपार्टमेंट में हम डाल देते हैं और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उस काम को डिवाइड करके करते हैं. फिर according to the nature of the work it is divided to various department like personal department, finance department, marketing department, production department, etc. So the functional head are provided functional authority to look after their department and these head are the accountable to the managing director and manager. Functional organization to the developed from the tailor functions foremanship which is बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो टेलर के प्रिंसिपल बेस पे है विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. जिस काम का जिसको भी स्पेशलाइजेशन है उसको देते हैं. अब हम क्या बात कर रहे थे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि फंक्शन बेसिस पे डिवाइड किया जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं. उस डिपार्टमेंट का काम उसी डिपार्टमेंट को करना होता है. अब यहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर या हेड होता है जिसको पूरी अथॉरिटी होती है और उसी की पूरी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो वो ही विल बी लाइबल. तो एक हेड होता है हर एक डिपार्टमेंट का. अब आप चार्ट समझिए. यहाँ पे शेयर्स होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जनरल मैनेजर है. जनरल मैनेजर हर एक डिपार्टमेंट में है. जैसे हमने देखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट. तो हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजर है. मैनेजर और जनरल मैनेजर जो कि हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो सारी चीज़ों को देखेगा, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें उस डिपार्टमेंट में देखनी है. मार्केटिंग किस तरह से हमको मार्केटिंग की किस तरह से बेचना है, क्या स्कीम हमको निकालनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. पैसा, कौन सा पैसा, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये सारे फाइनेंस, किस चीज़ के लिए फाइनेंस चाहिए, अगला फाइनेंस हमें कब चाहिए, तो उसके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, ये सारी अरेंजमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट की होगी. पर्सनल डिपार्टमेंट जो कि हमने पहले भी पढ़ा, पर्सनल डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में कौन सी स्टाफ की कमी है, किस एम्प्लॉयज़ की कमी है, उसकी रिक्रूटमेंट कैसे करना, इंटरव्यू लेना है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है, ये सारा कौन देखता है, पर्सनल डिपार्टमेंट. तो ये था फंक्शनल डिपार्टमेंट जिसको फंक्शन बेस पे हम क्लासीफाइड करके काम का डिवाइडेशन कर देते हैं और एक एक हेड होता है डिपार्टमेंट का जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी आर लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर क्या होता है. सो द वेरियस डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड फॉर द बेसिस स्पेशलाइजेशन एक्टिव. हर एक डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है. ठीक है, फॉर ईच यूनिट अ स्पेशलाइज्ड इज अपॉइंटेड. तो हर एक यूनिट मतलब हर एक डिपार्टमेंट में एक स्पेशलाइज्ड हेड होता है. आफ्टर दैट specialized issue order and instruction to the employees to the other concern of their concern department. जो हेड होता है डिपार्टमेंट का वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, ऑर्डर प्रोवाइड कराता है जो उसका स्पेशलिस्ट होता है विच वी कैन कॉल हेड. नाउ द नेक्स्ट इज एवरी यूनिट और डिपार्टमेंट इज़ फ्री टू परफॉर्म द वर्क बट फॉर दैट वर्क एंड कंसर्न. तो जो डिपार्टमेंट है वो अपने काम को करने के लिए फ्री है एंड रिस्पॉन्सिबल भी है अपने काम के लिए, हर एक डिपार्टमेंट. बिफोर टेकिंग एवरी डिसीजन एडवाइस ऑफ स्पेशलिस्ट इज़ फॉलोड. तो कोई भी डिसीज़न उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड लेना है तो उसमें के जो भी स्पेशलिस्ट हैं उस डिपार्टमेंट के उसका एडवाइस लेना, उसके डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है, डिस्कस करना ज़रूरी है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ वर्क द अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम.
तो जैसे टॉप टू बॉटम अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, उसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट को उसके डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग अथॉरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद स्पेशलिस्ट विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो जो स्पेशलिस्ट है, जिस भी एरिया में उसका काम है, वो उस काम को देखता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 8 बॉस। जैसे हमने 11th में पढ़ा था 8 बॉस स्कीम, तो वहाँ यहाँ पे वही फॉलो हो रहा है। तो यहाँ की जो मेरिट्स हैं वो क्या है? प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन। दिस स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। ये जो स्ट्रक्चर है वो किस बेस पे? स्पेशलाइजेशन पे। तो ये स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल, अकॉर्डिंग टू नीड देयर कैन बी चेंज। तो यहाँ पे इसका मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। एंड देन कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में, डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के बीच में और अदर डिपार्टमेंट के साथ हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन बना के रखा जाता है। उसके बाद कन्वीनियंट सुपरविज़न, तो यहाँ पे जो हेड होता है वो क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज़ का सुपरवाइजन करता है, हर एक डिपार्टमेंट का जो भी हेड होता है। उसके बाद प्रमोट रिसर्च, इन द सिस्टम एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड एंड एडवाइस आर टेकन फ्रॉम द एक्सपर्ट। तो जो भी डिसीज़न लिया जाता है या एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं, और जो भी डिसीज़न लिया जाता है उन्हीं से डिस्कस किया जाता है। तो कुछ रिसर्च वगैरह को भी प्रमोशन मिलता है। इसके बाद लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लार्ज स्केल बिजनेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो भी लार्ज स्केल में ही होता है। देन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बेस पे काम करते हैं तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। Now, demerits of functional organization. So, there is some disadvantage or demerits in functional organization. So, the first is difficult to fix responsibility. किसको क्या responsibility देना है? Sometime वो negative work करती है, तो ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा difficult हो जाता है कि हम किसको किस तरह की responsibility provide कराएं। देन मोर पेपर वर्क, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंपनी बड़ी है, कई सारे डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे पेपर वर्क भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, समटाइम्स हम फ्री छोड़ देते हैं, तो कभी कभी लोगों के बीच में या फिर अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। उसके बाद म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स, मतलब आपसी वाद विवाद हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। ऑब्स्टिकल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, पूरे डेवलपमेंट, अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ रुकावटें आती है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने हर एक एम्प्लॉयज़ अपने काम से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस होता है। देन इवैल्यूएशन ऑफ वर्क, यहाँ पे इस सिस्टम के हिसाब से, इस सिस्टम को फॉलो करने से जो इवैल्यूएशन करना होता है काम का, वो थोड़ा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग करना है, जिसके लिए कई सारी मुश्किल क्रिएट होती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये था एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिवीज़न है, डिवीजन बेस पे किया जाता है, मतलब अलग अलग डिवीजन पे। सो व्हेन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट फॉर मैनेजिंग इफेक्टिवली, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। So the divisional structure of organization, a grouping of activity or departmentation on the basis of product line, area and product. So यहाँ पे किस basis पे divide किया जाता है? On the basis of product line और area. The responsibility for production of each product can be fixed or production manager. In this type of organization, individual attention is paid on each product line, which is helpful in the expansion of product. सो ये लाइन बेस होता है, मतलब जिस लाइन का जो प्रोडक्ट होता है उसमें उसकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया जाता है। सो बेसिस ऑफ डिविजनलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल सिचुएशन एंड द बेसिस ऑन फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज. So firstly we are talking product divisionalization, then geographical, and then basis on enterprise. So if we are talking about product,
आपने देखा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड करना है फॉर द अच्छे मैनेजिंग इफेक्टिवली, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के लिए हम इसको डिवाइडेशन कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब ये 3 बेसिस पे है, बेस ऑन प्रोडक्ट, बेस ऑन जोग्राफिकल एंड इंटरप्राइज। सो प्रोडक्ट बेस पे बात करें तो आप ये चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, ये जो है टॉप लेवल पे है। इसके बाद फाइनेंस, पर्सनल, प्रोडक्ट, जो कि हमने डिपार्टमेंट देखा था। अब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्या किया, फैंस डिवीज़न उन्होंने डिवाइड कर दिया एंड मीटर डिवीज़न कर दिया। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स इनका अलग अलग काम हो गया है, इनको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया है। सो इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेपरेट डिपार्टमेंट, मतलब अगर डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है तो उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डिविजलाइजेशंस। ठीक है, जैसे फ़ैन है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट, और मीटर है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ डिविजलाइजेशन मोर अटेंशन इज पेड टूवर्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस हैज़ बीन मेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। सो इस प्रोसेस से ये फॉलो किया जाता है, और आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े इंस्टीट्यूशन में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है as comparison to small. So now we come to the advantages of divisionalization organization on basis of product divisionalization. So more important is given to each product in the form of organization which achieve benefit is diversification. इट इज़ ईजी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर को क्या अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग रहता है, तो जनरल मैनेजर को ट्रेनिंग देने में रहता है, इसमें एक्सपेंड करना ईजी रहता है, बढ़ाना है इसको। थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड क्विकली, अलग अलग रहता है, वो उनको सिर्फ अपने काम से रिलेटेड ही फोकस करना है, तो यहाँ पे डिसीज़न लेना इफेक्टिव और जल्दी हम डिसीज़न ले सकते हैं। प्रोडक्ट डिविजलाइजेशन ले स्ट्रेस और डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ वी कम टू द डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेशन बिकम कॉम्प्लेक्स। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एक टाइप के प्रोडक्ट के लिए काम नहीं कर पाता है। द नंबर ऑफ जनरल मैनेजर इंक्रीज इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में जो जनरल मैनेजर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जोग्राफिकल। सो द ऑर्गेनाइजेशन विच आर हैविंग देयर बिजनेस ऑल ओवर द कंट्री में अडॉप्ट डिविजनल स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे पूरी कंट्री में जिसका बिजनेस है तो उसमें ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो जैसे रेलवे, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये आपको हर जगह ही देखने को मिलते हैं, पूरे इंडिया में आप कहीं भी देख लो। अ डिविजनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया, द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज अंडर जोग्राफिकल डिविजनलाइज आर डिवाइडेड इनटू वेरियस जोन, ब्रांचेस और डिवीज़न। तो ये इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, जोन, ब्रांचेस और डिवीज़न। As you can see, there is a chart. So the process has been made clear in the following diagram: board of director, managing director. सिर्फ फिर मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, पर्सनल, इंजीनियरिंग, उसके बाद ये जोन के हिसाब से, मतलब एरिया, जैसे कि नॉर्थ जोन में साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। उसके बाद सर्विसिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, तो यहाँ पे जोग्राफिकल बेसिस पे। नाउ वी लर्न एडवांटेज: हेल्प इन डेवलपिंग क्लोज रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन लोग और जो कस्टमर होते हैं उनके साथ क्लोज रिलेशन डेवलप हो पाता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, एंड डिमांड और सप्लाई बैलेंस कर पाता है, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाते हैं, हम टॉप लेवल मैनेजमेंट गेट्स एम्पल टाइम टू मैनेज एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए उन्हें टाइम मिल जाता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। डिसएडवांटेज पे आते हैं, ये कुछ ही स्पेसिफिक सिचुएशन में ही सूटेबल होता है, नॉट एट ऑल सिचुएशन, एंड द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन अराइज ड्यू टू जोग्राफिकल डिस्टेंस। समटाइम्स कोई प्लेस ऐसा है जहाँ पे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करने में डिफ़िकल्टीज आती है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरिया समटाइम कॉजेज लॉसेज एट लोकल लेवल। नेक्स्ट है डिविजनलाइजेशन ऑन अदर बेसिस। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिविजनलाइजेशन इज जनरली डन और टू बेसिस। तो जो
डिविजनलाइजेशन है वो दो बेसिस पे होती है, बट इट कैन बी डिविजनलाइज्ड ऑन अदर बेसिस डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो अब ये कंज्यूमर के टेस्ट पे डिपेंड करती है, उसके प्रोसेस, प्रोडक्शन पे, टाइम पे, शिफ्ट पर, ठीक है। तो अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम बात करते हैं अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमने फंक्शनल और डिविजनल पढ़ लिया है, अब हम जो ऑर्गेनाइजेशन के और सारे फॉर्म्स होते हैं उसको पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ ए 5 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज लाइन, एंड देन line and staff, and then functional organization, then committee, and then project. So firstly we are going to learn line organization. Line structure consists the direct vertical relationship which connect the position and task to each level and those above and below. जो एक line vertical line को follow करती है। The line is the chain of command and extend फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होती है। फिर डेलीगेशन एंड री डेलीगेशन, जो भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो की। वेयर द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स, द ऑर्डर फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसा हम आप चार्ट में देख सकते हो, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन में टॉप टू बॉटम से अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। ऑर्डर आर पासिस बाय एज ऑफिसर। तो यहाँ पे जो टॉप होते हैं ऑफिसर्स, उनके थ्रू ऑर्डर पास किया जाता है, और अदर जो होते हैं वो उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं या फिर काम करवाते हैं, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर कोई रिक्वेस्ट है अगर बड़ों से, तो वो बॉटम से टॉप में जाती है, ठीक है। फिर फ्लो ऑफ अथॉरिटी इज स्ट्रेट लाइन। एज यू कैन सी देयर इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को ये फॉलो करते हैं, अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट द राइट, पावर एंड ड्यूटीज क्लियरली मैंशन दैट वाई चांसेस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लेस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाती है बाय द टॉप ऑफिसर्स, ताकि किसी भी तरह की डिस्प्यूट या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। द डिसीजन इज़ ईजली मेड एज ओनली 1% टेकन डिसीजन। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हेड के थ्रू लिया जाता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती है और डिसीजन भी काफ़ी ईजली लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइन एंड स्टाफ। सो द लाइन इज़ द चेन ऑफ कमांड दैट एक्सटेंड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थ्रू द वेरियस डेलीगेशन एंड री डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी and responsibility to the point whether the primary activity of the company are performed. Line department are those that are the directly engaged in producing or selling the goods and service. Staff organization which providing advice or service in the line. So यहाँ पे दो तरह का होता है, एक लाइन और स्टाफ। तो लाइन क्या कराती है, जो लाइन डिपार्टमेंट होता है वो अथॉरिटी और डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, और जो स्टाफ होता है वो क्या करता है, एडवाइस और सर्विस प्रोवाइड करता है। Now the advantage of line. So as you can see there is a chart जहाँ पे ये लाइन है, जो लाइन से शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर है, ये टॉप अथॉरिटीज़ है। अब जिससे हमें सर्विस लेनी है वो कौन है, स्टाफ, सुपरिटेंडेंट, स्टाफ और वर्कर। तो ये स्टाफ है हमारा, ठीक है। तो लाइन और स्टाफ। उसके बाद एडवांटेज की बात करते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़। जितने भी मेंबर्स होते हैं दे नो अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये उन्हें पता होता है। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बिकॉज द सबऑर्डिनेट नो देयर राइट्स एंड कंट्रोल एरिया। तो यहाँ पे जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको पता है कि उनको किस एरिया तक राइट्स है और कंट्रोल करना है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडजस्टमेंट कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द नीड, देयर इज़ ए फ्लेक्सिबिलिटी। Next is the subordinate cannot run away from their duties because they are not able to put their responsibility on other. Now the third is functional organization. So Taylor has suggested functional organization system which is called, this organization is called as 8 boss scheme, gang boss, speed boss, repair boss, etc. So जो सुपरिटेंडेंट ऑफ फैक्ट्री है ये बॉसेस पे है, तो यहाँ पे ऑफिस लेवल है, ठीक है।
और ये अपने लेबरों से काम कराते हैं। Characteristics of functional organization. So it is ensure a great division of labor and able to the concern to take advantage of a specialization of function. It make for the highest degree of efficiency as a worker and other have to perform a limit number of operation. It ensures separation of mental and mutual function. Now we come to the committee organization. So what is community organization? Is the system in which a specific group of perform and performance एडमिनिस्ट्रेटिव। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या एक सिस्टम है जिसमें परफॉर्मेंस की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाता है। कमिटी इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन, दे आर अलॉटेड सम फंक्शन in this condition that they will perform the function collectively. So the characteristics of committee organization: to increase cooperation, effective decision impasses group action and democracy. So इन basis पे इनके characteristics है. Now the last point is which is project organization. So project organization जो कि किसी particular project और time period के लिए होता है, जब वो project ख़त्म हो जाता है तो वो काम भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। जैसे ही काम प्रोजेक्ट ख़त्म होता है कम्प्लीटली, ये इनका काम भी मतलब पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज एग्जिस्टेंस, इन जो इसका एग्जिस्टेंस होता है, इसका रहना, जैसे ही प्रोजेक्ट होता है वैसे ही वो ख़त्म हो जाता है। वर्किंग टीम इज कंस्टिट्यूटेड विथ पर्सन एंड स्पेशल एबिलिटी। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टेम्परेरी नेचर। ये टेम्परेरी नेचर है क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इट इज़ अडॉप्टेड इन डेवलपिंग कंट्री बाय बिग कंपनीज। बड़ी बड़ी कंपनियों और डेवलपिंग कंट्री में ये अडॉप्ट किया जाता है। नाउ वी कम टू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल जो फॉर्मल्स रूल को फॉलो करती हैं एंड जिसके अपोजिट इनफॉर्मल जो इनफॉर्मल तरीके से काम करते हैं। तो हम फॉर्मल की बात करते हैं सबसे पहले। द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफाइड ऑन वेरियस टाइप। वन ऑफ द टाइप ऑफ इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यहाँ पे हमने कई सारे टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, अब हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल देखना है। सो इट इज़ एन ऑफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटी, रूल्स एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप विच इज़ प्लान एंड एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये टाइप इस्टेब्लिश होता है जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए, और इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो टॉप लेवल अथॉरिटी डिसाइड करती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली मेंशन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू जॉब और नेचर। जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मेंशन और डिटरमाइन कर दी जाती है। यहाँ पे एम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को अचीव करना। पॉलिसी प्रोसीजर्स ये सारी चीज़ें रिटर्न में होती है। नाउ मेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये यहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्टिव कैन बी इजीली अचीव्ड। देयर इज़ अ यूनिटी ऑफ ऑर्डर और डायरेक्शन। स्टेबिलिटी persists in the organization. there is a easy effective coordination and control over activity. सारी एक्टिविटी पर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ईजी रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहती है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी ड्यूटी क्लियरली मेंशन की जाती है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीजनेबल एंड बैलेंस डिवीजन एंड सब डिवीजन एक्टिविटी। काम का डिवीजन बैलेंस रहता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। और एडवांटेजेस क्या होता है? स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी अचीव। So these are the merits. Now demerits. There is a lack of flexibility. यहाँ पे flexibility नहीं होता क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती है? मेंशन होती क्लियरली और रिटर्न फॉर्म में होती है। In this organization there is always problem of control and coordination. इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि फॉर्मली सारी चीज़ें चलती है तो कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। Refereeism develop in the organization. There is a lack of इंटेटिव इनफॉर्मल। समटाइम पावर का यूज़ अननेसेसरी या फिर मिसयूज किया जाता है। सो कंक्लूजन, इन दिस वे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्लान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये एक प्लान ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड सोशल इंटरेक्शन। मतलब जब हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हम एक इंटरेक्शन बना के रख रहे हैं फॉर द मेकिंग कोऑर्डिनेशन।
ठीक है, तो उसे हम इनफॉर्मल तरीके से समझते हैं। इट हैज़ ए नो प्रीडिटरमाइंड पर्पस। इनफॉर्मल में कोई भी प्रीडिटरमाइंड पर्पस नहीं होता है क्या करना है। इट अचीव सोशल satisfaction in this type of organization. There is a no prescribed channel of communication. There are no set or fixed rules in the organization. यहाँ पे कोई फिक्स रूल्स नहीं है। The example of the organization and relationship between traveler player. Now characteristics. So these type of organization are formed spontaneously, मतलब तुरंत ही खुद ही ये चीज़ें हो जाती है इनफॉर्मल में। देयर ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट होता है, वॉलेंट्री होता है, मतलब इच्छा से होता है ये। देयर इज़ ए नो कंसर्न। यहाँ पे कोई चार्ट फॉर्मल चीज़ें नहीं होती, कोई कंसर्न नहीं होता है। यहाँ पे कोई पर्सनल या फिर फॉर्मल बेस्ड रिलेशनशिप नहीं होता है। इट कैन बी लीगल और इलीगल बोथ। देयर इज़ ए नो स्ट्रक्चर विच इज़ क्लियरली मैंशन। इट्स एमर्ज टू मीट सोशल और कल्चर नीड्स को पूरा करने के लिए ये होता है। ये एक पार्ट है। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। यहाँ पे कोई भी रिटर्न फॉर्म में रूल्स रेगुलेशंस नहीं बताए जाते हैं, कोई भी ऑफिस चेन को फॉलो नहीं किया जाता है। नाउ वी कम टू द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो इट मूव्स द वीकनेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It is effective mean of communication through this organization spirit coordination। social status को satisfaction के लिए बनाया जाता है। motivation employees के motivation के लिए ये helpful होता है। now disadvantage, तो यहाँ पे illegal activity भी हो जाती है। कई बार कोई भी बात ऐसे हवाई फैलाई जाती है जिससे पता नहीं चलता कि क्या चीज़ें होनी है, तो confusion create होता है। ये हाई लेवल मैनेजमेंट के अपोज्ड में होता है। कुछ भी रिटर्न फॉर्म में नहीं होता और इसकी जो लाइफ होती है दैट इज़ वेरी शॉर्ट। सो यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल हो गया। नाउ देयर इज ओनली टू टॉपिक। फर्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन आप पहले भी पढ़े हैं। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी आपने पढ़ा है, जो कि आपने फ्यूल के प्रिंसिपल में पढ़ा है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? डेलीगेट करना, किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड कराना। जब हम किसी को कुछ काम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके रिगार्डिंग जब हम उसको कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग स्पेसिफिक जॉब टू द सबऑर्डिनेट इन कॉल्ड एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। किसी को उसके काम के रिगार्डिंग जब हम उसके जॉब से रिगार्डिंग कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं दैन दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ एन आर्ट ऑफ ग्रांटिंग सर्टन ऑर्डिनरीज रूट एंड एक्सटेक्ट अथॉरिटी टू कम and subordinates so that they can be perform the work as per instruction efficient। कुछ अगर हम अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्हें बार बार कुछ चीज़ें पूछना नहीं पड़ेगा ताकि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, अपने परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाएंगे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये किस बेस पे है? जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क बेस पे। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो डेलीगेशन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग शेयर ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी विद अदर। इट इज़ क्रिएटेड सिस्टमैटिकली हायर टू लोअर लेवल। ये जो होता है हायर टू लो लेवल सिस्टमैटिक क्रिएटेड किया जाता है। इन केस ऑफ डेलीगेशन देयर शुड बी कंट्रोल ऑफ द officers over subordinate। delegation of authority is based on the principle of division of work and this system is expensive for small scale industry। small scale industries के लिए ये expensive है। now we come to the importance। so improve managerial effectiveness। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम डेलीगेट करते हैं कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो अपने काम को कम कर पाएंगे, साथ ही साथ जो टॉप लेवल मैनेजर हैं उनकी कुछ वर्कलोड भी कम हो जाएगा जब उनको कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे क्या होगा? मैनेजरियल इफेक्टिवनेस इम्प्रूव होगा। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जब एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा तो वो काम पे और फोकस करेगा, उसकी मोरल वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगी जिससे कि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद इनकरेज न्यू आइडिया। एम्प्लॉयज़ का सेल्फ मोरल और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा जिससे कि उसे नए नए आइडियाज़ उसके माइंड में आएंगे और उसको इनकरेजमेंट मिलेगा। आफ्टर दैट द कोऑर्डिनेशन।
जो टॉप मैनेजर्स हैं, तो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ सबऑर्डिनेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा। अचीव ऑब्जेक्टिव, द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉपरली असाइन करने पर मैनेजर को अपने गोल को अचीव ईजिली कर पाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। जब हम किसी भी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं तो व्हाट वाज द प्रोसेस? सो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट इज़ असाइनिंग टू ऑफ ड्यूटी। पहले हम किसी भी वर्कर को उसका काम देंगे एंड देन काम के बाद हम उसे पूरी तरह से काम बताएंगे, किस तरह से कब कैसे कहाँ काम करना है। आफ्टर दैट हम उस काम से रिलेटेड, जो भी वो जॉब कर रहा है उससे रिलेटेड क्या देंगे? अथॉरिटी देंगे। जब हम उसको अथॉरिटी देंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको कुछ काम दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, या फिर किसी सिंगल हेड को पूरा प्रोजेक्ट दिया है जो कि उसे पूरी क्लास से कराना है। साथ ही साथ उसको अथॉरिटी है कि अगर कोई काम सही से नहीं कर रहा है तो वो उसको पनिश कर सकता है। तो क्या होगा? बाकी लोग उससे डरेंगे भी और जो जिसको अथॉरिटी मिली है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि अगर मुझे इस टाइम तक काम करके पूरा देना है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लगेगा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जागेगी। इसलिए हम पहले काम देते हैं, फिर अथॉरिटी देते हैं, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स में प्रोसेस कंप्लीट होता है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। सो व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप ऐसे समझिए। जब कोई टॉप लेवल मैनेजर या तो डिप्टी डायरेक्टर आप समझ लीजिए या फिर हेड जो है हमारा, अगर वो सारे अथॉरिटी अपने पास रखता है, सारे अधिकार अपने पास रखता है, किसी को कुछ नहीं देता है, तो वो सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा है कि जब हमें काम मिल रहा है और उस काम के से रिलेटेड आपको अथॉरिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है, देन दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसी तरह से हमने जिसको काम दिया उसको उस काम से रिलेटेड अथॉरिटी दे दी। अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की बनती है जिसको हमने अथॉरिटी दी है। अंडरस्टैंड? अब इससे क्या हो रहा है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जिसने अथॉरिटी दी है उसका बर्डन कम हो गया। अब वो मेन चीज़ों पे ध्यान दे सकता है। साथ ही साथ जिसके पास ऊपर अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, उसकी कई सारी चीज़ें डेवलप्ड हो रही है, अब वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब अथॉरिटी सबको थोड़ी थोड़ी बांट दी जाए देन दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर वो नहीं ऐसा करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सब कुछ अपने पास रखता है, देन दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन। तो ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन करना है नहीं करना है, किस हद तक करना है, वो काम पे डिपेंड करता है और किस तरह का बिजनेस नेचर है उस पर डिपेंड करता है। तो कहीं पे सेंट्रलाइजेशन होता है, कहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन। अगर डिसेंट्रलाइजेशन करने में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेप्ट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज वो सेंट्रलाइजेशन बेसिस पे ही चलता है। तो अभी हमको बात करनी है डिसेंट्रलाइजेशन की। फर्स्टली मीनिंग। So decentralization is the opposite of centralization, which is systematic delegation of disperse of authority at all level of management and all department of the organization. In the process, subordinate are given more role and importance in the management and organization. जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ज़्यादा रोल प्रोवाइड कराया जाता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में। देन देयर इज ए सम डेफिनेशन। So everything that goes to increase the importance of subordinates role to decentralization. Now the importance and advantage of decentralization. So the first point is quick decision making. So importance क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की? क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे? वर्कलोड मैनेजर्स का कम हो जा रहा है जिससे कि वो मेन चीज़ों पर स्पीडली से काम करेंगे और डिसीज़न लेना पॉसिबल हो पाएगा। इससे क्या होगा कि जल्दी वो डिसीज़न ले पाएंगे। देन रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर्स। जो अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो उसका क्या बेनिफिट है कि जो मैनेजर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनका जो काम करने का बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है। मोटिवेशन सबऑर्डिनेट, जो हमारे सबऑर्डिनेट है, जब हम उनको सिर्फ काम ही नहीं दे रहे, काम के साथ साथ हम उन्हें अथॉरिटी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, मतलब उनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा रोल हो रहा है, तो उन्हें क्या होता है? एक मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मतलब हम सबको कुछ ना कुछ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, दैट क्रिएटेड डेमोक्रेटिक
एंड देन हेल्प इन फेसिंग कंपटीशन। इस तरह से हमको एफिशिएंट हमारी इंक्रीज़ होती है, इफ़ेक्टिवली हम काम करते हैं, जिससे कि हम कंपटीशन को फेस करने के लिए क्रिएट होते हैं, मतलब ये हेल्पफुल करता है डिसेंट्रलाइजेशन। एंड देन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब हम किसी को काम दे रहे हैं, वो काम कर रहा है, गलती कर रहा है, सीख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो रहा है। वो सीख भी रहा है, जिसे हम ट्रेनिंग बोलेंगे, और वो चीज़ें डेवलप भी हो रही है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों हो रही है। देन द इंसेंटिव ऑफ वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन टू वर्क। यहाँ पे क्या रहा है, वर्कर को अपने जॉब के लिए इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराई जा रही है और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मोरल ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये था डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो लास्ट टॉपिक है विच इज़ डिफरेंसेस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बोथ आर लिटिल डिफरेंट, तो उसका जो भी डिफरेंसेस है वो दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच नेम इज़ स्टाफिंग। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।